नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू परीक्षा एकेडमी। दोस्तों, हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। तो आज टेस्ट नंबर 13 हम सॉल्व करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा ने उपन्यास मृगनयनी में किस राजा का चरित्र चित्रण किया है। तो जो मृगनयनी उपन्यास है, इसमें वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा राजा मानसिंह का चरित्र चित्रण किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तात्या टोपे को फांसी किस स्थान पर दी गई थी। मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी हैं ये, और इन्हें फांसी दी गई थी शिवपुरी में। ठीक। क्या हुआ था, शिवपुरी के जंगल से 7 अप्रैल सन 1859 को मेजर रीड द्वारा तात्या टोपे को पकड़ा गया था और इन्हें बड़े जन समुदाय के सामने शिवपुरी में 18 अप्रैल सन 1859 को बड़े जन समुदाय के सामने वृक्ष पर क्या कर दिया गया था, फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है। तो जो ग्वालियर में स्थित है वह इनमें से सहस्त्रबाहु का मंदिर स्थित है, जिसे हम सास बहू का मंदिर भी कहते हैं। अच्छा, जहांगीर महल जो है वह ओरछा में है, रानी रूपमती का महल मांडू में है और मदन मोहन महल जबलपुर में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट है कि असीरगढ़ का किला किस जिले में है। तो असीरगढ़ का जो किला है यह बुरहानपुर जिले में है और असीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जागेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है। तो जागेश्वरी देवी का जो मेला है यह मध्य प्रदेश में लगता है चंदेरी में। ठीक। और चंदेरी कहाँ है, तो चंदेरी है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थापित नागवंश का संस्थापक कौन था। देखिए, मध्य प्रदेश के विदिशा में जो नागवंश की स्थापना की गई थी, यह स्थापना की गई थी वृषनाथ के द्वारा। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 सूची दी हुई है। एक में क्या दिया हुआ है, क्रांतिकारी के नाम है, और दूसरा उनसे संबंधित क्षेत्रों का नाम दिया हुआ है। तो टांट्या भील का जो संबंध है यह खरगोन से है, रानी अवंतीबाई का जो संबंध है यह रामगढ़ से है, और डेलन शाह या दिल्लन शाह की बात करें तो इनका संबंध नरसिंहपुर से है, और शंकर शाह का जो संबंध है यह कहाँ से है, गढ़ मंडला से है। इस प्रकार आपका आंसर जो है वह बी सही होगा। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा बुंदेलखंडी लोकगीत है। इनमें से जो बुंदेलखंड में गाए जाने वाला लोकगीत है वह है जगदेव का पुरावा। ठीक। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। देखिए, इसमें से सहरिया जो है मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है, लेकिन मध्य प्रदेश में 3 ऐसी जनजातियां हैं जो अति रूप से या विशेष रूप से पिछड़ी हुई है। कौन कौन सी है, एक तो बेगा, भारिया और सहरिया। ये तीनों ही जनजातियां आपको याद रखनी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गधेड़ो प्रथा पाई जाती है। तो यह गोल गधेड़ो जो प्रथा है यह मध्य प्रदेश की जनजाति है। कौन सी जनजाति में हमें देखने को मिलती है, तो यह देखने को मिलती है गोल गधेड़ो प्रथा भील जनजाति में। ठीक। और भील जनजाति में ही हमें भगोरिया पर्व भी देखने को मिलता है। ठीक। अच्छा, गोल गधेड़ो के बारे में आपको बता देता हूं। गोल गधेड़ों के बारे में क्या होता है, एक जो कुंवारी लड़कियां होती है एक सर्कल बनाती हैं और सर्कल में बीच में एक खंभ स्थापित किया जाता है। उस खंभ को तोड़कर जो भी पुरुष अंदर आ जाता है, उस खंभ पर चढ़ जाता है, तो अपनी मनपसंद लड़की से विवाह कर सकता है। इस प्रथा को कहते हैं गोल गधेड़ो प्रथा। ठीक। चलिए, नेक्स्ट है कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। यानी चंड प्रद्योत कहाँ के राजा थे। तो चंड प्रद्योत जो राजा थे वह राजा थे अवंती राज्य के। अवंती गणराज्य हुआ करता था 16 महाजनपदों में, और वहां पर चंड प्रद्योत का शासन था। नेक्स्ट है कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश का लेखक या फिर लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक लिखी गई है यह पुस्तक सभी को पता होना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक विशेष रूप से नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक। और इन्होंने आर्य समाज की भी क्या की थी, स्थापना की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था। जो सार्थवाह कहते थे वह हम कहते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। तो इसमें वैश्य को क्या कहा जाता था, सार्थवाह कहा जाता था। अब सार्थवाह क्यों कहते थे, वह इसलिए कहते थे क्योंकि ये क्या काम करते थे, जो व्यापार के लिए एक नगर से दूसरे नगर जाते थे, विभिन्न प्रकार का अपने पास जो माल था उसको खरीदते थे, उसको बेचते थे, व्यापार वाणिज्य करते थे, इसलिए वैश्य वर्ण को सार्थवाह कहा गया था प्राचीन काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो सूची दी हुई है। इसमें एक तरफ हड़प्पा कालीन स्थल दिए हुए हैं और उनसे जो प्राप्त चीजें हैं उनकी सूची नंबर 2 में नाम दिए हुए हैं। तो हड़प्पा से जो प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, ठीक बताइए। लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। ठीक, हड़प्पा से जो प्राप्त हुआ है यह कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है R37। ठीक, इसमें क्या हो सका है कि स्पष्टता मृतकों को दफनाने के लिए यानी कि वहां पे कब्र बनाई जाती थी। ठीक, इसके बाद हम बात करें कि मोहनजोदड़ो से हमें जो प्राप्त हुई है, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक, और कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ है, जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, और लोथल से एक गोदी प्राप्त हुई है यानी कि नाव जैसी कोई चीज है, यह प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। कनिष्क के दरबार में बहुत सारे दरबारी रहा करते थे, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक ये सभी शामिल थे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है पतंजलि, ये शामिल नहीं थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में परास्त किया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में परास्त किया था। तो 1194 में एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध था, क्या वह कन्नौज का युद्ध था या फिर चंदावर का युद्ध था। जी हाँ, वह युद्ध था चंदावर का, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को परास्त कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। ब्रिटिश जनरल कौन था, हैदर अली था, और उसने पोर्टो नोवा के युद्ध में किसे हराया था। तो पोर्टो नोवा का जो युद्ध हुआ था यह हैदर अली और सर आयरकूट के मध्य हुआ था। ठीक है, और यह कब हुआ था, जो पोर्टो नोवा का युद्ध है यह युद्ध हुआ था 1781 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे 1857 की जो क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत के वह थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि मीडिएटर का काम किसने किया था गांधी इरविन समझौते को संपन्न कराने में। ठीक, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू या फिर चिंतामणि। तो इनमें से गांधी इरविन समझौते को संपन्न कराने में तेज बहादुर सप्रू का विशेष योगदान रहा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो सूची दे रखी है, एक तरफ सोसाइटी के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके स्थापनाकर्ता कौन थे। तो जो इंडियन सोसाइटी है इसकी स्थापना की थी आनंद मोहन बोस के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की है द्वारकानाथ टैगोर ने। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है सभी को पता होगा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो जो मालवा का पठार है इसके पश्चिमी भाग में काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, और जो काली मृदा है इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण यह काली दिखाई देती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किस रेखा को जाता है।
तो मध्य प्रदेश को जो उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करती है वह रेखा है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है गंगा यमुना अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र नहीं है। गंगा यमुना अपवाह तंत्र इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में बहने वाली अधिकांश नदियां गंगा और यमुना में मिल जाती हैं, यानी कि उनकी सहायक नदी है, उनके अपवाह तंत्र का भाग हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है वह है नर्मदा नदी, और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर है, लेकिन केवल यदि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई की बात की जाए तो वह है 1077 किलोमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कौन सा बांध राज्य का सबसे बड़ा जलाशय है या सबसे बड़ा बांध है। तो इंदिरा सागर जो बांध है यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय है। अच्छा, इंदिरा सागर बांध कहाँ है। तो यह बांध खंडवा जिले के पुनासा नामक स्थान पर निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की जो स्थापना है यह स्थापना की गई थी 1971-72 के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। देखिए, कान्हा जो टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था यह हुआ था वर्ष 1974 में, और जो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी ये शुरुआत की गई थी 1973 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से उत्पादित लौह अयस्क का निर्यात किन देशों को किया जाता है। तो मध्य प्रदेश जो उत्पादित लौह अयस्क है इसका निर्यात होता है जर्मनी व जापान को। तो यहाँ पे जापान आंसर में है आपके, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। इसके अतिरिक्त जर्मनी को भी लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताइए जो ओबेदुल्लागंज से प्रारंभ होकर जबलपुर तक जाता है। तो वह राष्ट्रीय राजमार्ग की हम बात करेंगे। तो अभी जो राष्ट्रीय राजमार्गों के नवीन नामकरण हुए हैं उनके अनुसार NH45 अब्दुल्लागंज से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाता है, जबलपुर तक जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो हिमालय के जो भाग हैं करेवा पाए जाते हैं वह भाग हैं हिमालय के कश्मीर हिमालय पर करेवा पाए जाते हैं। और करेवा बेसिकली क्या है, कश्मीर घाटी के झील निक्षेप हैं, जहाँ हिमानी के क्या होते हैं मोटे निक्षेप या फिर हिमानी के द्वारा बहाकर लाए गए जो अवसाद है उसका जमाव कर दिया जाता है। ठीक है, तो कश्मीर हिमालय में क्या पाए जाते हैं, करेवा भू आकृतियां पाई जाती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम कौन सा है। ठीक है, सबसे आखिरी में आपको पता होगा कि बांग्लादेश से सर्वाधिक जो है वो सीमा साझा करता है हमारा देश, लेकिन इसका सही क्रम क्या है, सही क्रम है नेपाल। नेपाल के बाद सर्वाधिक सीमा विस्तार होता है हमारा पाकिस्तान के साथ, फिर चीन, और सबसे अंतिम में जो यानी सर्वाधिक लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास जो है वह बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की दक्षिणतम पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की दक्षिणतम पर्वत चोटी कौन सी है इनमें से। तो भारत की सबसे दक्षिण में जो चोटी है वह कार्डामम इलायची की पहाड़ियां हैं। यह किस राज्य में है, तो यह केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। ठीक, बताइए, भारत का दूसरा बड़ा जो नदी बेसिन है वह बेसिन है गोदावरी बेसिन। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका आंसर होगा। गोदावरी बेसिन सबसे बड़ा भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, आपको इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं, यानी कि जिनका एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, वो है बुध और शुक्र। ठीक है, इनके कोई भी प्राकृतिक क्या है उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। ठीक, नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील रूस में बेकाल झील है। ठीक, नेक्स्ट है कि स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण किससे होता है।
तो स्टेलेक्टाइट जो स्थलाकृति है इसका निर्माण होता है भूमिगत जल के द्वारा, ठीक है। और स्टेलेक्टाइट के अलावा कंदराओं से जब जल टपकता है तो वहां पर क्या होता है, स्टेलेक्टाइट का जो जमाव हो जाता है छत के सहारे, यानी कि ऊपर से क्या होगा कि जब पानी टपकेगा कंदराओं में यानी गुफाओं में, तो ऊपर की ओर कैल्शियम का जो जमाव हो जाता है उसे हम कहते हैं स्टेलेक्टाइट, और नीचे जो निक्षेप जमा होता है उसे कहा जाता है स्टेलेग्माइट। ओके, नेक्स्ट है कि सारगेसो अवस्थित है। सारगेसो सागर है एक, और इसकी अवस्थिति जो है यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोहाइट रेखा नक्शे पर या फिर मानचित्र पर किसके युग्मक बिंदु है, यानी कि आइसोहाइट जो है क्या प्रदर्शित करता है मानचित्र पर। तो आइसोहाइट समवर्षा वाले दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा है, जहां पर दो बिंदु पर समान तीव्रता के साथ वर्षा होती है, उसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है, आइसोहाइट के द्वारा। जबकि समान वायु दाब वाले जो क्षेत्र हैं या दो बिंदु हैं उसको आइसोबार यानी कि समदाब रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है, मुझे कमेंट करके आंसर कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। तो जो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना है यह बनी हुई है हमारी सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका आंसर। अच्छा, ये सतलज नदी पर जो बनी हुई है ये किस राज्य में बना हुआ है, हमारा भाखड़ा नांगल बांध बताना है आपको कि किस राज्य में बनाया गया है सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक स्ट्रेट किसके बीच है या फिर पाक जल संधि कहां पर है। तो ये पाक जल संधि की बात करें तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मध्य है पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ हमें देश दे रखे हैं और उन देशों में सर्वोच्च शिखर कौन से हैं यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यह हमें बताना है। अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, जबकि इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है चिम्बराजे, और तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, और संयुक्त जो राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ हमें खनिज दे रखे हैं और दूसरी तरफ इनकी प्राप्ति का स्थान कहाँ है, कौन से राज्य में ये पाए जाते हैं सर्वाधिक उत्पादन में, वह हमें बताना है। तो अभ्रक का जो उत्पादन है यह सर्वाधिक होता है हमारे आंध्र प्रदेश में, ठीक। मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक हो रहा है, तांबे का उत्पादन राजस्थान में, और सोना जो है कोलार खदान कर्नाटक से निकाला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से लेकर 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है। तो देश में जनसंख्या वृद्धि दर बताना है 2001 से 2011 के दशक के दौरान। तो यह जनसंख्या वृद्धि दर रही है 17.7%, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक तरफ कुछ पक्षी विहार दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दे रखी है। तो कौन कौन से युग्म क्या है, सुमेलित हैं, सही है, वह हमें चुनना है। तो रंगनथिट्टू पक्षी विहार मैसूर में है, ठीक है। रंगनथिट्टू पक्षी विहार मैसूर में ही है। बेदाथंगल पक्षी विहार चिंगलपट्टू में है, ठीक है। बेदाथंगल जो पक्षी विहार, अच्छा ये चिंगलपट्टू कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है, और मैसूर आपको पता होगा कर्नाटक में। घाना पक्षी विहार भरतपुर कहाँ है, यह राजस्थान में है। मालापट्टी पक्षी विहार चिकमंगलूर में नहीं है, तो ये मालापट्टी जो पक्षी विहार है यह नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी कैसा होगा, सही होगा। चलिए इसके बाद पूछा गया है, मध्य प्रदेश में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है, कहां पर है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। तो यह अभियांत्रिकी संस्थान CIAE का जो संस्थान है यह भोपाल में ही स्थित है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 15 फरवरी सन 1976 को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से सर्वाधिक अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र किस जिले में आरक्षित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्रों की बात की जा रही है, तो ये विधानसभा क्षेत्र है दतिया, मुरैना, उज्जैन, सभी में ही आरक्षित है और यहाँ पर दो दो स्थान क्या है विधानसभा के लिए आरक्षित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो जो मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा थी, इसके अध्यक्ष आपको पता होगा कि विधि पुरुष के नाम से प्रसिद्ध पंडित कुंजीलाल दुबे। देखिए यहाँ पे कुंजीलाल शुक्ल भी लिखा है, लेकिन कुंजीलाल शुक्ल नहीं थे। कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे थे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल आपको बताना है इनमें से कौन रहे हैं। श्री विनायक हरिविनायक पाटस्कर, श्री चिपुदुरा मुथाना पुनाचा, श्री सत्यनारायण सिंह या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा क्योंकि तीनों ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगरीय निकायों का कार्यकाल होता है, कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष निर्धारित किया गया है 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के संदर्भ में हमें क्या चुनना है। यहाँ पर एक तरफ उद्योग दिए हुए हैं और इन उद्योगों की स्थापना मध्य प्रदेश के कौन से जिले में की गई है, यह हमें सुमेलित करना है। तो साइकिल उद्योग की जो स्थापना है यह गुना में की गई है। फर्नीचर उद्योग की बात करें तो फर्नीचर उद्योग अमानपुरा, और अमानपुरा कहाँ है? यह जबलपुर में है। और पोल्ट्री उद्योग की बात की जाए तो यह ग्वालियर में है। और इंजीनियर वर्क्स कहाँ किया जाता है? इंदौर में किया जाता है। इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम उद्योग संवर्धन नीति कब लागू की गई थी। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम जो उद्योग संवर्धन नीति है यह लाई गई थी वर्ष 2004 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व देश की जनसंख्या घनत्व से कितना कम या अधिक है। यानी कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व आपको पता होना चाहिए, फिर साथ ही साथ आपको देश का जनसंख्या घनत्व भी पता होना चाहिए, तब जाकर आप फाइंड कर पाएंगे कि कितना कम या फिर अधिक है। देखिए मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है यह 236 है, जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व देश के जनसंख्या घनत्व से कैसा है? कम होगा डेफिनेटली। तो कितना कम होगा? 146 व्यक्ति कम प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना? यह प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल सन 2013 को। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो जो राष्ट्रीय विधि संस्थान है भोपाल में, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1997 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी कि भारतीय संविधान सभा को किसके तहत गठित किया गया था। क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, या फिर क्रिप्स योजना 1942 के तहत, या फिर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी और इसी के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें संविधान के प्रावधान दे रखे हैं सूची नंबर 1 में, और दूसरी तरफ यह बताया गया है कि प्रावधान कौन से देश से या फिर कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। तो जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है यह प्रावधान लिया गया है हमारे अमेरिका के अधिकार पत्र से या फिर अमेरिका के संविधान से। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात करें तो यह आयरिश या फिर आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और मंत्रिमंडलीय सरकार की बात करें तो यह ली गई है ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है यह कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो इस प्रकार आपका जो आंसर होगा वह डी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक तरफ हमें संविधान के अनुच्छेद दे रखे हैं, दूसरी तरफ उन अनुच्छेदों में क्या प्रावधान है यह हमें सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 76 के तहत भारत के जो महान्यायवादी हैं उनके पद का वर्णन किया गया है। इसी के बाद अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 75(1) के तहत जो बात की जाती है वह केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार का वर्णन किया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। यानी कि भारत के कुछ मुख्य न्यायाधीश होंगे, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। तो कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो ऑप्शन नंबर बी जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और इनका जो कार्यकाल था वह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान बनाए गए थे और ये बनाए गए थे कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। दोनों में से संसद के एक पटल पर, राज्यसभा में, लोकसभा में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए क्या है, संसद दोनों में से किसी भी पटल पर रखा जा सकता है कानूनी विधेयक। ठीक, कोई कानूनी विधेयक जो होता है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन पर रखा जा सकता है। लेकिन धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक केवल लोकसभा में और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित जो विधेयक है वो मात्र कहाँ, राज्यसभा में स्थापित या फिर राज्यसभा में रखे जाएंगे। ठीक, चलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है या फिर कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो 3 प्रकार के आपातकाल वर्णन किए गए हैं। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, दूसरे की हम बात करें कि राष्ट्रपति शासन, हम जिसको कहते हैं कि राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है उस समय क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वह लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत तथा अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। ऑप्शन ए सही होगा। जबकि भारत की हम बात करें तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहे गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, यानी कि जेनेटिक उद्योग की हम जो बात करते हैं उसमें कौन कौन से उद्योग सम्मिलित हैं। पहले बात तो यह है कि जेनेटिक उद्योग पता होना चाहिए। तो जेनेटिक उद्योग वे उद्योग कहलाते हैं जो विक्रय के उद्देश्य से निश्चित प्रजाति के पौधे तथा जंतुओं के प्रजनन एवं तथा वृद्धि के लिए किए जाते हैं। तो कहाँ होगा, कृषि उद्योग जेनेटिक उद्योग के अंतर्गत शामिल होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो जो भारतीय स्टेट बैंक है इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई सन 1955 को। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन जारी करता है। किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो यह जारी की जाती है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में दाल चावल जल्दी पक जाते हैं, क्यों पक जाते हैं। क्या जल का क्वथनांक बढ़ जाता है या जल का क्वथनांक घट जाता है या जल का क्वथनांक वही रहता है। देखिए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक यानी कि उसके उबलने का जो पॉइंट है वह कैसा होगा, बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, उसमें टेम्परेचर अधिक सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से दाल और चावल प्रेशर कुकर में क्या होते हैं, जल्दी से पक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकरण के लिए कौन सी धातु उपयोग में की जाती है। अब गैल्वेनीकरण को इंग्लिश में जस्तीकरण भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा कि गैल्वेनीकरण के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तो ये गैल्वेनीकरण जो है इसका प्रयोग करते क्यों है। तो गैल्वेनीकरण का जो प्रयोग किया जाता है लोहे जैसी धातुओं को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। इसमें लोहे के ऊपर या फिर उसके सदृश धातु पर जस्ते की क्या एक परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं। जंतु विज्ञान के जो जनक है वो हैं अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं, यानी कि जलवायु परिवर्तन के कौन उत्तरदायी कारक हैं। इनमें से जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, बिल्कुल ठीक है। जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम का हम उत्पादन करेंगे और उपयोग करेंगे तो उनसे CO2, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें क्या होंगी, रिलीज होंगी। तेल चालित स्वचालित की जो संख्या है उसमें विस्फोट होगा, बिल्कुल ठीक है। यदि तेल से वाहन चलाए जाएंगे, अत्यधिक वाहन होंगे तो उनसे भी निकलने वाले धुएं में क्या होगा, जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाली ग्रीन हाउस गैसें रिलीज होंगी। सौर धधक में वृद्धि, बिल्कुल ठीक है। अत्यधिक वन उन्मूलन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सी, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या हैं, जलवायु परिवर्तन में योगदान देते हैं। वन उन्मूलन हो जाएगा, वन कट जाएंगे तो क्या होगा, CO2 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, इसकी सांद्रता वायुमंडल में बढ़ती जाएगी और जलवायु परिवर्तन होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। असुमेलित युग्म का हमें चयन करना है। ठीक, एक तरफ हमें दे रखे हैं बाघ आरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं। तो बुक्सा कहाँ है, बुक्सा जो है पहला ही आपको असुमेलित मिल गया, क्योंकि बुक्सा बिहार में ना होकर के कहाँ है, यह पश्चिम बंगाल में है। जबकि दम्फा जो है यह मिजोरम में है, नामेरी असम में है और नामदफा कहाँ है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, चलिए इसके बाद लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं, यानी कि किस प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं लाइकेन्स। तो यह प्रदूषण होते हैं वायु प्रदूषण में। ठीक, वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे क्या होते हैं, सूचक होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरिया किसके कारण होने वाला रोग है। जो पायरिया रोग होता है यह मनुष्य के दांतों में पाया जाता है, मसूड़ों में पाया जाता है और यह रोग है एंट अमीबा जिंजीवैलिस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यह सही आंसर होगा कि पायरिया एंट अमीबा जिंजीवैलिस के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर के ताप को नियंत्रित करने वाला केंद्र उपस्थित होता है। कहाँ से मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित किया जाता है, वह किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही होगा। और लखनऊ कहाँ है, यह उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य शासन कृषि विभाग के अधीन उद्यानिकी एवं फार्म फॉरेस्ट्री संचालनालय की स्थापना कब की गई थी। तो यह स्थापना हुई थी 12 फरवरी सन 1982 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको की स्थापना कब की गई थी। यह स्थापना की गई थी 1992 में, 1992 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, किस कारण से। निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभाषित होता है। क्यों प्रतिभाषित होता है, हमें ऐसा इसलिए प्रतिभाषित होता है क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और यही परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन करने के लिए लूसी अभियान को कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी। तो लूसी जो अभियान है इसे लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। ठीक, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और उसी के द्वारा लूनी अभियान को लॉन्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो जो मिड डे मील योजना है इसका नया नाम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है PM यानी कि प्रधानमंत्री पोषण योजना। ठीक, अब जो मिड डे मील है इसको हम किस नाम से जानेंगे, प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से। चलिए नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के द्वारा अभी तक का क्या हुआ है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इन्होंने कुल मिलाकर के 19 पदक जीते हैं और इन्हीं
19 पदकों में से 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 जो है कांस्य पदक जीतकर लेकर के आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो जो अंकुर नामक योजना है यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन नेहरू, तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम क्या है? नेहरू, तिब्बत और चीन। इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो यह लेखक हैं अवतार सिंह भसीन और इन्हीं के द्वारा लिखी गई है नेहरू, तिब्बत और चीन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी पुरस्कार के अंतर्गत देय राशि कितनी है। महात्मा गांधी जो पुरस्कार है इसमें राशि जो दी जाती है यह राशि दी जाती है 10 लाख रुपए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो नेशनल जो यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष के 1 वर्ष बाद यानी कि 1957 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में मरियप्पम थांगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में मरियप्पम थांगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता था। तो यह पदक उनके द्वारा जीत कर लाया गया था। वह पदक था ऊंची कूद में जिसका नाम T63 है और इसमें उन्होंने रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। बिल्कुल ठीक। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है। हाँ, सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। बिल्कुल ठीक है। चारों ही ये कथन कैसे हैं? सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कैसे? आप पासवर्ड प्रोटेक्शन दीजिए उसे, आपके डेटा को कभी भी एक्सेस नहीं होने दिया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी का जो विकास किया गया था ये जैक एस किल्वी और रॉबर्ट नोई दोनों के मिले जुले सहयोग से किया गया था। ठीक, और ये जो आईसी चिप है ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोस का पूरा रूप क्या है। बायोस का पूरा रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही होगा। बायोस का जो पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है, वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण से एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सृजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण से एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सृजित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं www, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है कि खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। कौन प्रदान करता है इनमें से? तो वह प्रदान करते हैं पोर्टल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस में G2C का क्या अर्थ है। तो जो G2C का अर्थ है सरकार से नागरिक तक, जब सरकार और नागरिक के बीच जो है किसी तरह का संवाद होता है तो वो गवर्नमेंट टू सिटीजन कहलाता है। गवर्नमेंट टू सिटीजन, ऑप्शन सी, यानी कि सरकार से नागरिक के बीच होने वाला संवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में किसके द्वारा की गई थी। तो इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में हुई और यह स्थापना की गई थी केविन सिस्ट्राम और माइक क्रेगर के द्वारा। ठीक, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जा रही है तो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है इसके भी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर आपका बी, अरुण मिश्रा। और अरुण मिश्रा जो हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं ये। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी वर्तमान में जो पदावधि की बात करें तो वह है
6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्ण हो जाए पहले। ठीक, चलिए। अच्छा हाँ, इसी के साथ क्या है, जब जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनमें वर्ष तो ठीक है 6 वर्ष, लेकिन उनकी आयु कैसी 62 वर्ष से देर पूरी हो जाए तो उन्हें कैसे अपने पद क्या है त्याग करना होगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके गठन का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के भाग 14 के तहत अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक, 315 में क्या है संघ लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है और 315 से 323 तक क्या है ये लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद है जिसमें कार्य हैं, शक्तियां हैं, उसे वह क्या क्या कार्य करेंगे इन सब का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का स्वरूप कैसा है, यानी कि CAG जो है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल हैं, इनका स्वरूप कैसा है, क्या सांविधिक है, असंवैधानिक है या फिर संवैधानिक है। देखिए ये है संवैधानिक स्वरूप प्रदान है। क्यों संवैधानिक है, क्योंकि इस पद का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगढ़िया और नीति आयोग के प्रथम CEO थे सिंधु श्री खुल्लर। ठीक, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थी वह थी जयंती पटनायक। ठीक, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था। तो मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ था बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत 22 दिसंबर सन 2007 को। ऑप्शन डी आपका आंसर है। 22 दिसंबर 2007 को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। ओके,